इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, आपका मैसेजिंग क्लियर है, आपका टीजी डिफाइंड है, क्रिएटिव टेस्टेड है, आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, सवाल ही नहीं है आपका प्रोडक्ट ग्रो नहीं होने वाला। आपको बड़ा पैसा रेज करना हो ना, तो वो भी एक गेम के तरीके का एक प्रोसेस है। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीजन के पहले एपिसोड के अंदर। और आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे साथ में शबैंग से हर्षल जी है और वो आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हो। उन्होंने बहुत सारी लर्निंग बताई है, उन्होंने फंडिंग के बारे में भी कुछ हैक्स बताए हैं इस वीडियो के अंदर। हाय, दिस इज हर्षल फ्रॉम शबैंग और हम चलाते हैं एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंपनी विद अ डिजिटल हार्ट और हम सर्व करते हैं इंडिया के टॉप ब्रांड्स को। वीडियो में आगे जाने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने बैचलर ऑफ मल्टीमीडिया करी है, एडवर्टाइजिंग के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया बेसिकली, और इन्होंने इंटर्नशिप भी बड़ी बड़ी डेंसू जैसी एडवर्टाइजिंग कंपनीज के अंदर करी। साथ में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते इन्होंने अपना एक ब्लॉग भी बनाया जहां पे ये बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर से बात करते थे और उनकी लर्निंग को शेयर करते थे। इन बिटवीन इनको पता लगा कि बहुत बड़ा गैप है मार्केट के अंदर, आने वाले टाइम में डिजिटल बहुत ज्यादा उठने वाला है और ये फाउंडर्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद इन्होंने कंपनी शुरू करी फॉक्सी मोरॉन अपने दोस्तों के साथ में, और उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स को नर्चर किया। जैसे कि इनका पहला क्लाइंट मेबलिन था जो कि 2009 के अंदर आया था। उसके बाद इन्होंने लॉरियल पेरिस के साथ में काम किया, गार्नियर मेन के साथ में काम किया, इन्होंने कैडबरी बॉर्नविल के साथ में भी काम किया और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में काम किया। उसके बाद इस कंपनी से ये एग्जिट हो गए अपनी नई कंपनी बनाने के लिए शबैंग, जहां पे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का काम करते हैं, डिजिटल का काम करते हैं, मतलब एड्स जो भी डिजिटल में चल रहा है, टीवी के ऊपर जो चल रहा है वो भी करते हैं। ये एक ब्रांड को लॉन्च करने में सारी हेल्प करते हैं रिगार्डिंग पैकेजिंग वैकेजिंग सब कुछ। तो चलिए इनसे जानते हैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। आप अगर एक ब्रांड चला रहे हो तो फर्स्ट लर्निंग ये है कि आई थिंक अगर आपको ये मार्केट में ब्रेक करना हो ना, तो आइदर आप वन ऑफ द टू थिंग्स कर सकते हो। आप आइदर यू कैन सर्व द लार्जेस्ट कंपनीज, और आप कैसे भी लार्ज कॉन्ट्रैक्ट 3 या 4 लार्ज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आओ, बट लार्ज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मतलब जो क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है उसके लिए, और जो मेहनत रिक्वायर्ड है उसके लिए, और जो मतलब आप कहते हैं ना वो जो विजुअल देख के वो जो फिनिश आना चाहिए, या जो अगर आप चॉकलेट को सेल कर रहे हो या लिपस्टिक को सेल कर रहे हो या आप B2B सर्विसेज को सेल कर रहे हो या आप मोबिलिटी को सेल कर रहे हो, तो जो लुक एंड फील जो होना चाहिए, और जो कम्युनिकेशन बहुत शार्प होना चाहिए। मतलब जैसे कि हैप्पी डेंट का अभी जो कम्युनिकेशन है वो जो प्रसून जोशी जी ने लिखा है, दिखा बत्ती सी कर बात अच्छी सी, तो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है कि एक च्युइंग गम को हम यूज़ कर सकते हैं मतलब एक नज़रिया देने के लिए कि सोसाइटी में क्या ठीक नहीं चल रहा है, बट एक बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है। या कैडबरीज में भी जो कुछ मीठा हो जाए, कुछ मिठास हो जाए, मतलब वो एक कला होती है, वो लिखने की कला होती है। तो अगर आप बड़े ब्रांड्स को सर्व करना चाहते हो तो आपकी राइटर्स की टीम और आपकी डिज़ाइनर्स की टीम काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कलाकार, मतलब आपके पास कलाकार होने चाहिए। तो एक तो कला होनी चाहिए। दूसरी टीम जो है वो एक बिजनेस स्मार्ट्स की टीम हो कि सर आपका जो मार्केट शेयर है ना यूपी में स्ट्रॉन्ग है और यूपी के ये 3 डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम लोग ये स्पेसिफिक कैंपेन कर सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और केरला में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम ये ब्रांड एम्बेसडर को ला सकते हैं केरला में ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और एक्सपेंडिचर आपको इतना करना चाहिए ताकि अगर आप इतना एक्सपेंडिचर करोगे तो सेल्स ऐसे ऊपर आएंगे। तो एक बहुत मतलब जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वैसे एक मार्केटर भी प्रिस्क्राइब करता है कि आपको ये करना चाहिए, और वो ऑफन एक पार्टनरशिप होती है क्लाइंट के साथ। मतलब जो बड़ी कंपनी में आदमी बैठा है उसे, मतलब रणभूमि में जो भी है उसे तो पता है, और वो आपको जितना इन्फॉर्मेशन फीड करेगा और आप उसको वो इन्फॉर्मेशन पे रिएक्शन दोगे कि सर ऐसे करके ग्रोथ ऐसे आ सकता है, और वो कन्विंस हुआ तो और इन्फॉर्मेशन देगा, फिर आप उसको और कन्विंस करो तो वो और इन्फॉर्मेशन देगा, और वो एक मतलब एक ऑलमोस्ट गेम जैसे हो गया। तो एक तो आपके पास कलाकार होने चाहिए, सेकंड आपके पास ये जो स्मार्ट्स होने चाहिए, और आप खुद होने चाहिए, ये सब के कॉम्बिनेशन। और तीसरी चीज़ है आई थिंक इन एडवर्टाइजिंग कंपनी, मतलब इस एक्चुअली जैसे मैं आपको समझा रहा था कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 675 लोग हैं और ग्रोइंग,
तो लोगों को संभालना और लोगों से काम निकालना, लोगों को मैनेज करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल भी होती है। बिकॉज आप बेस्ट लोगों को आपके घर में रख सकते हो और आप बेस्ट लोगों को एक मतलब माहौल दे सकते हो जहाँ पे वो आ सके, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सके या अपनी इंटेलिजेंस एक्सप्रेस कर सके, तो वैसी कंपनी आगे बढ़ेगी। जैसे आई थिंक इंस्पिरेशन लेना चाहिए हमारी ज़माने की कंपनीज़ को। ये जो क्रिएटिव और टेक्नोलॉजी कंपनी जो है, हम इंस्पिरेशन लेते हैं जैसे TCS से इंस्पिरेशन लेते हैं या इन्फोसिस से इंस्पिरेशन लेते हैं कि उन्होंने TCS ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों के ऊपर एम्प्लॉयमेंट देते हो और उन्होंने एक इतना स्ट्रॉन्ग ग्लोबल बिजनेस बनाया है। हमारे इधर भी वही हमारा विजन है कि जो इंडिया वाले मतलब हम एक इंडियन हेडक्वार्टर्ड कंपनी which is the top headquartered company in the creative and technology business all over the world, हम लोग वो विजन चेस कर रहे हैं while being so close to the business of our customer, because हम लोग existing है, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि कस्टमर का बिजनेस बैठा है। तो हम लोग का मेन गोल है कस्टमर का बिजनेस आगे बढ़ाना और कस्टमर को मार्केट प्लेस में जिताना। तो हम लोग वो एक रेजर शार्प फोकस से लगन से काम करते कि जो भी हमारे साथ जुड़ जाए, जो भी कस्टमर हमारे साथ जुड़ जाए, हम उसे जिताएंगे। और मेरा एक दूसरा मकसद है कि मेरे साथ जो भी जुड़ जाए, मेरे साथ जो भी लोग जुड़ जाए, मैं उसको जिताऊंगा और एक बेस्ट माहौल क्रिएट करो और बेस्ट क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करो, बेस्ट मतलब जो मैथमेटिक्स और कंसल्टिंग और स्ट्रैटेजी वो सब एक्सप्रेस करो और बिजनेस जीत जाएगा। तो जैसे हमारे बिजनेस में है, एक टॉप फ्रेंच कंपनी है पुब्लिसिस, दूसरी फ्रेंच कंपनी है हवास, तीसरी जापानीज कंपनी है डेंसू, चौथी जापानीज कंपनी है हुका होडो, अमेरिकन कंपनी है ओमनिकॉम, ब्रिटिश कंपनी है WPP, और एक ब्रिटिश कंपनी आई S4 कैपिटल। इंडियन कंपनी कहाँ पर है भाई? तो हम मतलब वो क्रिएट कर रहे हैं कि हम इंडिया से बेस्ट टैलेंट लेकर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कंपनी क्रिएट करें इस फील्ड में, जो इस फील्ड की बेस्ट हो। तो कुछ मैं आपसे क्रिएटिव एंगल जानना चाहूँगा। मान के चलते हैं हम किसी क्लाइंट का क्रिएटिव कैंपेन सोच रहे हैं, विजन हमने सोच लिए, प्रॉब्लम्स हमने समझ लिए, तो हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए? हाई क्वालिटी, जैसे आपने बोला, ग्राफिक डिज़ाइनर मार्केट में बहुत सारे हैं, फोटोशॉप मार्केट में बहुत सारे लोगों को आता है, पर कैनवा पे भी बंदा अच्छा डिज़ाइन बना लेता है। तो विजन सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। तो आपके हिसाब से वो कैसे अपनी इम्प्रूव करे कोई? आपने जो कैनवा का पॉइंट निकाला ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज मैंने ये दूसरा पॉइंट एड्रेस नहीं किया, बट मैं करता हूँ उससे। और पहले आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे मेरी एक फेवरेट कैंपेन है हमारी रॉ प्रेसरी जूस की, कोल्ड प्रेस जूस। तो वहाँ पे जो अगर आप वो विजुअल देखेंगे ना, मतलब पहले वो लोग एक रेगुलर फोटोशॉप पे विजुअल्स बनाते थे, फिर हम लोग ने जाके एक स्लो मोशन फैंटम कैमरा पे जो फूड फोटोग्राफी हमने की ना, मतलब फ्रूट्स उड़ रहे हैं स्लो मोशन में, पानी गिर रहा है, और फिर जो लाइन भी हमने बनाई, एंड नथिंग एल्स, फ्रूट्स एंड नथिंग एल्स, एप्पल्स एंड नथिंग एल्स, ऑरेंजेस एंड नथिंग एल्स। तो जो ऑडियंस बेसिकली आ रहा है, उसको दिमाग में बैठ गया कि रॉ प्रेसरी जूस मीन्स ऑरेंजेस एंड नथिंग एल्स। सो क्योंकि हमें पता चल गया कि मार्केट में जो ये सेगमेंट के कंज्यूमर्स है, उन्हें प्योर जूस चाहिए, तो उसे जैसे लिखा हमने एंड नथिंग एल्स, या अगर आप पकड़ोगे फेविकॉल को, फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं, मतलब आप कह सकते हो कि ये भी आपका ही था। फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं, पीयूष पांडे जी ने लिखा है, पीयूष पांडे जी ने लिखा है, और उनका जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग है हम हैंडल करते हैं। तो अभी आपने एक फेविकॉल की ऐड देखी होगी रोनाल्डो के कंट्रोवर्सी के बारे में ना, जो उन्होंने कोक बॉटल हटाई थी, तो हम लोग ने एक ऐड निकाली थी, फेविकॉल की बॉटल रखी थी स्टेज पे, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टेज पे, और नीचे लिखा था ना बॉटल हटेगी ना वैल्यूएशन घटेगी, बिकॉज कोक की वैल्यूएशन डिप हो गई थी। तो वो ऐड हमने लिखी थी, और वैसे बहुत सारी ऐड हमने लिखी है। जैसे कोई ये रॉयल फैमिली की जब स्प्लिट हुई थी, तभी हम लोगों ने एक ऐड निकाली थी कि कोहिनूर के जगह इसे ले जाते तो ऐसी हालत ना होती, और वो भी काफ़ी वायरल हो गया था वो ऐड। तो बेसिकली आपका ये कहना है कि इस चीज़ को करने के लिए आपको पहले इंस्पिरेशंस लेनी पड़ेगी और अपना दिमाग खोलना होगा। हाँ। आप ये नहीं है कि बस आपने सोचा, फोटोशॉप सीखा और आपने कुछ भी बनाना शुरू कर दिया। हाँ। और आप अकेले नहीं कर सकते, आपके पास में मल्टीपल स्किल भी होने चाहिए। ग्राफिक के साथ में आपके पास कॉपीराइटिंग स्किल भी होने चाहिए, कि मतलब क्या लिख सकते हो। ट्रेडिशनली एडवर्टाइजिंग में क्या है कि ट्रेडिशनली एडवर्टाइजिंग में राइटर और डिजाइनर साथ में बैठ के एक कॉन्सेप्ट सोचते, और वो फिर वो जाके टेस्ट करते कस्टमर के सामने, और
20 कस्टमर से सपोज 18 को ऐड पसंद आई ना, तो वो ऐड हिट होने वाली है। मतलब इसमें एक टेस्टिंग का भी काम है, राइटिंग का भी काम है, डिजाइनिंग का भी काम है, और वो सब डिप्लॉय करने का काम है। और अगर मैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन के ऊपर आऊँ, कैनवा वाला, हाँ, तो मतलब एक्चुअली आई थिंक कैनवा जैसी जो चीज़ है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज आई थिंक करोड़ों स्मॉल मीडियम बिजनेसेस भी एक क्वालिटी ऑफ वर्क ला सकते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा नहीं कि कैनवा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कैनवा की क्वालिटी अच्छी है। लेकिन एक चीज़ है आर्ट, और दूसरी चीज़ है आर्ट जो इमोशन निकाले। मतलब एक है जो ऐड आप देखो अच्छी दिख रही है ये ऐड, और दूसरी है जो आप ऐड वो देखो और बोलोगे अब भाई मज़ा आ गया ये ऐड देखे। जैसे मौका की ऐड है, मतलब शूट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो जैसे वो आता है वो फटाके लेके, और जैसे म्यूजिक चालू होता है मौका, और जैसे वो मतलब जो एक्सप्रेशन होते हैं, तो वो है कला। और मतलब अगर आप, जैसे मैंने समझाने की कोशिश की थी कि आपका अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, और आप सपोज टीवी ऐड पे या हॉटस्टार के ऐड पे आप बहुत सारे पैसे लगाने वाले हो, तो वो जो इमोशनल टचिंग जो होता है, आप वो करोड़ों लोगों से मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसका पावर देखो। मतलब अगर मैंने आपको एक ऐड दिखाई और आपको पसंद आई, लेकिन एक टाइम पे ये सेम ऐड 10 करोड़ लोग देखने वाले हो, तो और सब 10 करोड़ लोग देख के बोले वाह क्या, मतलब और शेयर भी करे तो क्या मजा आ गया। तो वो जो उनके पास जो कन्विक्शन आ गया कि ये ब्रांड अच्छा है और मैं ये ही ब्रांड खरीदूंगा या ये ही ब्रांड खरीदूंगी, तो वो है पावर ऑफ ब्रांडिंग, साइंस ऑफ ब्रांडिंग, कि आप करेक्ट मैसेजिंग को एक अच्छी तरह से उसको इमोशनली चार्ज करके दे दीजिए, और फिर वो करोड़ों लोगों को दिखा दीजिए, और ब्रांड आगे बढ़ेगा। और फिर उसमें एक मैथमेटिकल कंपोनेंट भी है। जैसे आप मतलब काफ़ी इंजीनियर देख रहे होंगे आपके पॉडकास्ट को, तो एक मैथमेटिक्स का भी एक पार्ट है उसमें, बिकॉज एक मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग हम लोग करते हैं, जो एक रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं कि अगर हम लोग ने टीवी पे स्पेंड किया, टीवी पे ये 10 चैनल पे स्पेंड किया, इंटरनेट पे ये 10 चैनल पे स्पेंड किया साथ में, और हम लोग मार्केटिंग स्पेंड डेटा और सेल्स डेटा को साथ में देखने लगे, तो हमें एक पैटर्न ड्रॉ होता है कि कौन से टीवी ऐड की वजह से या कौन से चैनल की ऐड की वजह। टाइम के हिसाब से करते हो क्या इसको? टाइम, आई थिंक टाइम, डेफिनेटली टाइम के हिसाब से, जीआरपी के हिसाब से, रीजन ऑफ सेल्स के हिसाब से। तो हम लोग सब डेटा डाल के एक मॉडल में डाल देते, और वो मॉडल कोरिलेशन निकालता है कि ओके सेल्स, बिकॉज जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेल्स है, और डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मार्केटिंग है। तो मेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या मूव कर रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक मेरे को थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है कि जैसे एग्जांपल के लिए आपने टीवी पे भी ऐड रन करी है, और हॉटस्टार पे भी ऐड रन करी है, और अगर बाई चांस वो दोनों ऐड साइमल्टेनियसली रन हुई है, तो कैसे कन्वर्जन चेक करोगे? जो हॉटस्टार की ऐड है उसमें CTA पे लिंक क्लिक से आप ट्रैक कर रहे हो? करेक्ट। तो मतलब हॉटस्टार, क्योंकि टीवी ऐड पे तो कुछ पता नहीं लग रहा। करेक्ट। टीवी ऐड पे आपको जीआरपी आएगी, मेनली जीआरपी आएगी, और अगर दोनों ऐड साथ में चली तो आपका जो डिजिटल, और आपके पास हिस्टोरिकल डेटा भी होगा। हाँ, ठीक है। बिकॉज और हिस्टोरिकली सपोज आपने टीवी ऐड चलाई जहाँ पे आपने डिजिटल ऐड नहीं चलाई थी, तो उसका जो मल्टीप्लायर है वो आप फिर वो मॉडल में थोड़ा बैलेंसिंग कर दोगे कि अगर टीवी हिस्टोरिकली बेहतर चल रहा है तो आप उसको एक बेटर मल्टीप्लायर दे दोगे, और हॉटस्टार को साथ में लोगे। और अगर आपकी CTR इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब वो एक वेट बैलेंसिंग है, मतलब वो जो मैथमेटिशियन करता है वो तो मतलब अगर एक नया क्लाइंट है जो कि अभी स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद बजट है, तो उसने क्या किया, आपने पहले मान लो एग्जांपल के लिए पहले उसकी हॉटस्टार पे ऐड चलाई कुछ टाइम, डेटा इकट्ठा किया, फिर हमने टीवी पे ऐड चलाई, डेटा इकट्ठा किया, इंडिपेंडेंट चल रही है सारी की सारी एड्स, और साइमल्टेनियसली नहीं चल रही है। फिर जब हमारे पास डेटा आ गया, फिर हमने साइमल्टेनियसली देखा कि इकट्ठा इफेक्ट क्या आ रहा है, क्योंकि लॉजिकली इफेक्ट इकट्ठे में ज्यादा आएगा। तो अलग अलग चीजों का मल्टीप्लायर आपको पता चल गया। आपको मतलब ऐड चलाने के बाद कितने टाइम सेल्स पे इम्पैक्ट आती है वो पता चल गया, और फिर आपको मतलब सपोज साथ में चला रहे तो आप वो डेटा को इकट्ठा करके आपको एक्यूरेट करते हैं। सपोज आप 36 मंथ्स का डेटा हो आपके पास, तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ सकती है। मतलब उस पर काफ़ी डिटेल्ड पेपर भी लिखे हुए हैं, तो मतलब आई थिंक वो एक बहुत डेप्थ वाला सब्जेक्ट है, बिकॉज ये मैथमेटिक्स में, मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे सब कुछ आता है ये सब्जेक्ट के बारे में, बिकॉज ये तो सब PhD मैथमेटिक्स वाले ये सब मॉडल बनाते हैं, बट इट्स वो एक बहुत अप एंड कमिंग एरिया है मार्केटिंग में, कि डिसाइड करो कि जहाँ पे आपने पैसा डाला
वहां पे मल्टीप्लायर क्या हुआ। और एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि अगर हम मल्टीपल 4 प्लेटफॉर्म पे ऐड चला रहे हैं तो ओवरऑल रिटर्न ज्यादा आता है। जैसे एग्जांपल के लिए टीवी पे एक ऐड दिखाने की एक सेल आती है, सब पे एक एक आती है, पर अगर हमने चारों इकट्ठी दिखाई तो क्या 4 आती है 5 आती है? आई थिंक वो सब इट डिपेंड्स बिकॉज आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन द टोटल एड्रेसेबल मार्केट। सो सपोज आप यू आर टारगेटिंग मदर्स, ओके, और मदर्स आपके पास है, सपोज आपके एड्रेसेबल मार्केट में 1 करोड़ मदर्स है, तो सपोज आपके 4 चैनल से 1 करोड़ मदर्स आप रीच कर सकते हो, तो 5वीं चैनल डाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सेम ऑडियंस को आप स्पिल ओवर कर रहे हो। तो एक स्पिल ओवर इफेक्ट हो जाता है, मतलब एक वो कहते हैं कि बाथटब इफेक्ट। आप बाथटब में एक पॉइंट के बाद पानी आप ऊपर पहुंच जाता है, उसके बाद आप पानी डालोगे तो पानी स्पिल ही होगा, तो एक बाथटब इफेक्ट हो जाता है। तो वो भी एक हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ पे आपका बाथटब इफेक्ट आ रहा है। तो कितने इंप्रेशंस तक लिमिट करना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब मैं इंप्रेशंस नहीं कहूँगा, मैं फ्रीक्वेंसी कहूँगा, बिकॉज हर एक मतलब न्यूरो साइंस हमें सिखाता है कि एक मैसेज को दिमाग में बैठाने के लिए करीबन 6 से 8 टाइम उसको रिपीट करना चाहिए। तो आप हर एक कस्टमर को, अगर आपके पास उतना बजट हो कि आप फ्रीक्वेंसी 6 या फ्रीक्वेंसी 8 पे ऐड चला सकते हो, और आपका क्रिएटिव आपने टेस्ट किया हो कि ये जो मतलब हम लोग ने जो ऐड बनाई है वो हम टेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट 1000 कस्टमर्स पर, और वो 1000 कस्टमर्स की रेटिंग बहुत अच्छी आई है जो मेरे कोर टीजी में से है, तो मुझे पता है कि मेरे टीजी वाले ये ऐड को रिसीव करेंगे अच्छी तरह से। और फिर मैं अगर फ्रीक्वेंसी से उसको भगाऊं वो ऐड पे, और मैं करेक्ट टीजी पे भगाऊं, और मेरा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, तो सवाल ही नहीं। आप और आपकी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। मतलब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस ये भी है कि अगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो रही है, मतलब न्यू कस्टमर्स इंडस्ट्री में आ नहीं रहे, जैसे अगर आप ले लोगे आज की तारीख में शैम्पू ग्रोथ है, हेयर ऑयल ग्रोथ है, चॉकलेट ग्रोथ है, बिकॉज नए नए कस्टमर, कैमरास की बिजनेस ग्रोथ है, फोन्स की बिजनेस में ग्रोथ है, नए नए कस्टमर आ रहे हैं मार्केट में। अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, मतलब वो सेकेंडरी डेटा से मिल जाएगा आपको, सर्च ट्रेंड से मिल जाएगा, रिपोर्ट्स निकलते रहते हैं कितना, मतलब वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री कितनी ग्रो हो रही है। इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, आपका मैसेजिंग क्लियर है, आपका टीजी डिफाइंड है, आपका क्रिएटिव टेस्टेड है, आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, सवाल ही नहीं है आपका प्रोडक्ट ग्रो नहीं होने वाला है, मतलब 100% ग्रो होगा। तो वही साइंस को दिला के और मिला के हम ब्रांड्स को सौंपते हैं, और मतलब हमारा बिजनेस है कि उनका बिजनेस ग्रो होए। और अभी आपने जो बोला मेरे को 6 से 7 फ्रीक्वेंसी, ये किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आ रही है? आई थिंक करीबन इन अ स्पैन ऑफ 14 to 30 डेज। ठीक है, मतलब अगर बिकॉज अदरवाइज फिर वो, और ये हम इंप्रेशन की फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं या फिर कुछ एक्शन की फ्रीक्वेंसी? यूनिक। तो अगर साहिल एक बंदा है, मान लो मैंने एक बैनर ब्लाइंडनेस आ गया, मैं डिजिटल की बात करके चलता हूँ, तो बैनर ब्लाइंडनेस आ गई, मैं दिन में 50 ऐड देखता हूँ, मुझे याद एक ही रहती है, क्या मुझे वो देखना है कि वो एक याद रही है? दैट्स अनदर पॉइंट, बिकॉज क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट भी है। तो वही हम जो मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं ना, उसमें हमें ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे आप एक CTR लेयर भी डालोगे, आप इंप्रेशन टू क्लिक्स रेशियो डालोगे और देखोगे कि CTR लो है, तो आपको पता चल गया कि वो एक एक्चुअली एक जगह में ऐसे घुसा हुआ है वो बैनर की, मतलब अटेंशन नहीं है। बट आप सपोज आपने हॉटस्टार में स्पेंड किया या यूट्यूब नॉन स्किपेबल ऐड में स्पेंड किया, जहाँ पे सपोज इंडिया पाकिस्तान चल रहा है और आप उसके बीच में आपने ऐड डाला, तो ऑब्वियसली एक मतलब वो एक अलग इम्पैक्ट होगा वर्सेस बैनर किधर नीचे घुसा दिया फुटर में। और आजकल क्या होता है कि ये सब एक्सचेंजेस नीचे आपने बैनर फुटर में घुसाया, पेज लोड हुआ, तो भी वो एक इम्प्रेशन काउंट हो जाता है। तो उस वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वालिटी प्लेसमेंट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अनलेस लीड बेस्ड या सेल बेस्ड कैंपेन कर रहे हो, CPL बेस्ड या कॉस्ट पर सेल बेस्ड कैंपेन कर रहे हो, तो अगर वो कर रहे हो तो बैनर कहाँ भी हो, क्योंकि आप पे कर रहे हो सिर्फ लीड पे, या आप पे कर रहे हो सिर्फ सेल पे, या आप पे कर रहे हो सिर्फ क्लिक पे। बट हम अभी जो बात कर रहे हो वो ब्रांड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो ब्रांड बिल्डिंग में क्वालिटी प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक चीज़ और, जैसे एग्जांपल के लिए आपने बोला कि पहले क्रिएटिव हम टेस्ट कर रहे हैं, तो पहले वो डिजिटल टेस्ट करते हो, मतलब जैसे एक छोटी सी वीडियो बनाई या कुछ भी बनाया, उसको फेसबुक पे या कहीं पे भी छोटा सा ऑडियंस के अंदर 1000 पे रन करके देखा, डेटा अच्छा आ रहा है, तो फिर उसको बाकी प्लेटफॉर्म पे भी टेस्ट करेंगे। और हम लोग इन पर्सन भी टेस्ट करते हैं,
व्हाट्सएप टाइप्स? व्हाट्सएप में भेजते और मतलब जैसे सपोज मदर्स का व्हाट्सएप ग्रुप हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज के उनका फीडबैक ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके इसकी ऑडियंस है ऑडियंसेस कि टेस्टर्स मतलब हम कह सकते हैं। करेक्ट। और वो लोग मतलब वो कम्युनिटी जनरली चलाते हैं लेकिन हम कम्युनिटी वाले को पूछते हैं कि भाई आप थोड़े पैसे ले लो और आप टेस्ट कर लो ये ऐड और आपकी कम्युनिटी को बताइए क्या इसे आगे शेयर नहीं करना है और ऑनेस्ट फीडबैक दे दीजिए। तो नॉर्मली जो मैंने कहा इमोशनली चार्ज्ड वर्क या फनी वर्क या डिज़ाइन में बहुत विजुअल अलग हो तो वो फिर वैसे टेस्ट करके, क्योंकि फिर वो ब्रांड जब भी पैसा बड़ा डाल रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अच्छी तरह से टेस्ट हो। ठीक है, तो क्या कितने इटरेशंस होते हैं नॉर्मली? नॉर्मली तो आई थिंक मतलब एक क्वालिटी कंपनी आप बना रहे हो ना तो आपके यूजुअली इटरेशन नहीं होते, मतलब 2 या 3 इटरेशन मैक्सिमम। और इसमें एक भी चीज़ है, मतलब हम लोग ऐसे भी करते हैं कि थोड़ी टाइम हम लोग ये स्टोरी बोर्ड भी टेस्ट कर लेते हैं, मतलब शूट करने के पहले हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। कैसे करते हुए? मतलब वो उसको स्केच में बना के और म्यूजिक डाल के नरेशन डाल के फिर वो देख लेते हैं कि अच्छा मतलब ये करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और कोशिश करूंगा रिग्रेशन मॉडल को मैं भी स्टडी करूं ढंग से, क्योंकि मुझे नहीं पता था इस बारे में, क्योंकि मैं तो अपनी अप्रोक्सीमेशन लगाता था कि यार यहाँ पे अच्छा चल रहा है, यहाँ पे नहीं चल रहा है और यहाँ पे ये हो गया। पर सही है, ये बड़े कैंपेन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। टीम की बात करी थी आपने पेज के अंदर कि हम टीम को नर्चर करते हैं, हम सिखाते हैं ताकि वो तोड़ दे। तो सिखा कैसे रहे हो? तो हमारे शबैंग में है एक शबैंग अकेडमी। वहाँ हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग बाहर वाले लोगों को काफ़ी पैसा दे रहे थे ट्रेनिंग का, तो हम लोग ने सोचा कि हमारे अंदर ही इतने सारे अच्छे लोग हैं तो व्हाई नॉट वी क्रिएट ईच वन टीच वन प्रोग्राम कि आप आपके साथियों को सिखा सकते हो। तो शबैंग अकेडमी में हम लोग एक 8 ट्रेनिंग करते हैं महीने में, अलग अलग टॉपिक पे। इन्फ्लुएंसर्स को कैसे मैनेज करना है। तो सबके सब इकट्ठे एक ही टॉपिक पे पढ़ रहे हैं या सबकी मर्जी जिसको जिस पे जाना? हाँ, मतलब इट्स इनवाइट बेस्ड प्रोग्राम। तो हमारे पास 8 बड़े ट्रेनिंग होते हैं और 8 माइक्रोडोज ट्रेनिंग होते हैं। माइक्रोडोज मतलब 15 मिनट में आपको मेन कॉन्सेप्ट सीखने मिल जाएगा और 2 सिर्फ लीडरशिप ट्रेनिंग होते हैं। तो 8 जो ट्रेनिंग है, मतलब मीडिया प्लानिंग में कैसे एस करना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कैसे एस करना, इन्फ्लुएंसर्स को नेगोशिएशन कैसे करना, जैसे आपने पूछा वो डिज़ाइनिंग को, आपकी डिज़ाइनिंग की कला को कैसे स्ट्रॉन्ग करना, तो वैसे हम महीने में 8 ट्रेनिंग करते और हमारे माइक्रोडोज ट्रेनिंग 15-15 मिनट के 8 ट्रेनिंग हो जाते और 2 मैक्रो ट्रेनिंग हो जाते कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, लीडर्स को कैसे देखना चाहिए, अगर हम लोग सेल्स कंसल्टिंग बिजनेस बना रहे हैं तो कैसे बनाना चाहिए। अभी एक बड़ी चीज़ जो निकल रही है, अभी अगर आप सुन रहे हो और अगर आप यहाँ तक बोर नहीं हुए और यहाँ तक पहुँच गए तो एक बहुत बड़ी एक मतलब एक जो एवेन्यू ओपन हो रही है जिसपे हम भी फोकस करें काफ़ी, ये बॉटम ऑफ द फनल जो कहते हैं, CRM, मार्केटिंग ऑटोमेशन, ट्रिगर्स। मतलब अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट A खरीदा तो उसको ईमेलर क्या जाएगा, 3 दिन बाद ईमेलर क्या जाएगा, 4 दिन बाद ईमेलर क्या जाएगा, उसको पुश नोटिफिकेशन क्या जाएगा, उसको प्रोग्रामेटिक से बैनर क्या जाएगा। वो जो मतलब वो जो सिस्टम खड़े करने की जो कला है और वो एक काफ़ी शार्प प्रोसेस होता है और उसमें जो क्या कॉपी लिखे, जैसे आप जोमेटो में अगर आप देखोगे तो लोग बहुत कहते हैं कि अरे जोमेटो क्या मस्त मैसेजेस भेजता है, बट मतलब आपको पता चलेगा कि आपने एक चीज़ ऑर्डर की तो जोमेटो एक दूसरा पुश नोटिफिकेशन भेजता है, आपको एक रेकमेंडेड दूसरा चीज़ भेजता है। तो वो सब सिस्टम सेटअप करना और वो सिस्टम को चलाना, आई बिलीव उसमें अभी एक काफ़ी मतलब बड़े बिजनेस खड़े हो सकते हैं उसके जरिए। अभी इससे मेरे को याद आया, कॉपी राइटिंग की बात कर रहे थे ना, जोमेटो ने मेरे को ऐड दिखाई, सॉरी वी वर डाउन फॉर 30 मिनट्स, नाउ यू कैन ऑर्डर फ्रॉम अस और गेट 50% डिस्काउंट। अरे भाई ये क्या है मतलब कि सबको पता ही नहीं डाउन था, पर वो कहेगा, बंदा खोल के देखेगा है जोमेटो डाउन था। अब किसी को न्यूज़ में घुसना ही नहीं है कि क्या था क्या नहीं था। तो ये जो ये पुश नोटिफिकेशन और कहाँ से मतलब नजेस दे के कस्टमर को परचेज कराना, वो एक अच्छी ओपन फील्ड है। बिकॉज आप जो हम लोग ने अभी तक बात की ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग की, एड फिल्म बनाना, क्रिएटिव को टेस्ट करना, टेस्ट करके उसको
राइट कस्टमर को दिखाना, राइट कस्टमर को दिखा के सेल्स ग्रो करना, सेल्स नहीं ग्रो कर रहे तो रिग्रेशन से देखना कि क्यों नहीं ग्रो कर रहे, कहाँ से नहीं ग्रो कर रहे, कौन से चैनल की वजह से ग्रो नहीं कर रहे, और फिर वो मिक्स को ट्यून करना या क्रिएटिव को ट्यून करना, और वो एक ग्रोथ की जर्नी है। और ये दूसरी ग्रोथ की जर्नी है बॉटम ऑफ द फनल, जो कहते हैं कि एक बार कस्टमर हमारे प्लेटफॉर्म में आ गया तो उसको लॉयल्टी लूप में कैसे रखे, पुश नोटिफिकेशंस थ्रू, ईमेलर्स, ऑफर्स, बैनर्स, आपके वेबसाइट पे आ गया तो उसको रीमार्केट कैसे कर सके, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मतलब वो एक जो ये जो टेक्नोलॉजी की फील्ड है वो एक ग्रोइंग फील्ड है मेरे हिसाब से। तो अभी आप एकेडमी की बात कर रहे थे, एकेडमी में हमारी ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है? क्या हम भी कर सकते हैं वो? हम एकेडमी को अभी रिलीज कर रहे हैं सब लोगों के लिए। ठीक है। फिलहाल तो हम छोटे छोटे सेशंस कर रहे हैं, 3 घंटे के सेशन, 2 घंटे के सेशन। हम लोग शबैंग के इंस्टाग्राम पे रिलीज करते रहते हैं जब भी सेशंस ओपन हो। फिलहाल एकेडमी का फोकस इंटरनल है, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनमें वो ट्रेनिंग की डेप्थ हो और वो ट्रेनिंग हम गवर्न कर सके और हम निकाल सके। हम लोग एक पॉडकास्ट सीरीज भी निकाल रहे हैं, हमारे 8 एजेंडा है टू ग्रो ओवर नेक्स्ट 3 years। तो मैंने सोचा कि वो जो हमारा थिंकिंग है वो मैं ओपन सोर्स कर दूं, ताकि अगर लोगों को लगे कि उसमें से कुछ मतलब मैं भी निकाल सकूं और मेरा एक बिजनेस स्ट्रॉन्ग कर सकूं या मेरा एक सर्विस बिजनेस बना सकूं, तो बनाए। तो मतलब और लोग ग्रो हुए तो बेटर है, मार्केट के लिए बेटर है। अपने लिए भी इनडायरेक्टली मेरे को हमेशा लगता है कंपटीशन इज ऑलवेज गुड। यस, डेफिनेटली, क्योंकि आपको बहुत सारी लर्निंग मिलती है वहाँ से भी, जरूर, और वो मार्केट को भी एजुकेट कर देते हैं। हाँ, पैसे बढ़ जाते हैं। करेक्ट, डेफिनेटली। क्योंकि मार्केट में एजुकेशन आना और मार्केट में नॉट जस्ट एजुकेशन बट एक स्टैंडर्ड सेट होना। जो अभी आप बता रहे हो डिज़ाइन वाला ना, ये मैंने पर्सनली देखा है, अच्छे एक्सपीरियंस लोगों के स्किल्स नहीं है। मतलब फोटोशॉप चला लेते हैं, इलस्ट्रेटर चला लेते हैं, मैंने कहा ऐसा कुछ कर दो तो वो कर देंगे, पर एक आउट ऑफ बॉक्स खुद से लेके आना पहली चीज़, और दूसरी चीज़ उनके अंदर लीडरशिप भी होनी चाहिए। कि मतलब आपके पास टैलेंट है पर आप बोल नहीं सकते, आप बोल ही नहीं पा रहे। आपको मैंने कहा यार इसको ना ऐसा कर दे एग्जाम्पल के लिए, और उसको पता है कि ऐसा करने से गंदा लगेगा नहीं। और वही तो इंडिया की छुपी हुई टैलेंट है ना। अगर आप देखोगे तो बाहर वाले जो आते हैं वो कहते हैं, मुझे ऑलमोस्ट जोकिंग करके कहते हैं, हर्षल यू आर सिटिंग इन द लार्जेस्ट बॉडी शॉप इन द वर्ल्ड, सो वी आर द लार्जेस्ट शॉप ऑफ बॉडीज। और आई थिंक अगर वो बॉडी और ब्रेन का सिंथेसिस होने लगे, आदमी खुद से सोचने लगे, उनकी खुद की क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने लगे, तो आप सोचो हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो कब तक एकेडमी को ओपन करोगे आप? मतलब अभी तो फिलहाल चालू है, इंटरनल एकेडमी चालू है। एक्सटर्नल लोगों के लिए, जैसे मेरे को कनेक्ट करना है, मेरे कुछ लोगों को, जैसे आई थिंक जनवरी तक हम लोग लाइव मतलब होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ एकेडमी लाइव होना चाहिए अभी भी। ठीक है, और ये ओपन फ्री रहेगा? तो हमारे 2 टाइप की चीज़ें हैं। मतलब थोड़ा जो करिकुलम है वो हम वेबसाइट पे फ्री डाल रहे हैं, और जो एक पेड कोर्स भी है, मतलब 6 महीने का पेड कोर्स, और 2-2 घंटे के पेड कोर्सेज भी है। तो मटेरियल हम रखेंगे बाहर, बट अगर आपको कोर्स में जाना है तो वो पेड होगा। और एक्सपेंसिव हो गए या फिर नॉमिनल हो गए? अभी डिसाइड नहीं किया। मतलब वो आई थिंक हम लोग प्राइस उसको थोड़ा हाई रख रहे हैं, बिकॉज हम लोग को मतलब आई थिंक प्राइस हाई रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमें चाहिए कि हम मतलब जैसे एप्पल का कंप्यूटर अगर आप देखो तो उसका प्राइस अच्छा है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो हम लोग प्राइस मेंटेन रख के, मार्केट को पैलेटेबल हो प्राइस, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी हो, मतलब वो ही हमारा मतलब मेरे हिसाब से यार, अगर कोई वो जो आजकल इंस्टीट्यूट्स है डिज़ाइनिंग के एग्जांपल के लिए, वो भी तो 1.5-2 लाख रुपए ले रहे हैं ना। हाँ। वो भी ले रहे हैं। अब लोगों की आदत हो गई है ऑनलाइन के अंदर 200 रुपये में चीज़ मिल जानी चाहिए, 400 रुपये मिल जानी चाहिए। मेरे हिसाब से रेट हो सकता है अगर आप क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो। मार्केट तो बड़ा है, जिसको लेना वो लेगा ना। और मतलब मेरा मकसद है कि क्वालिटी को कैसे हम डीप कर सके, और उस पर ही फोकस है हमारा। इन बिटवीन तो आपने कोई फंड रेज करे? एक्चुअली हमने स्टार्टिंग में शबैंग में एक लोन लिया था सेटअप के लिए, बिकॉज हमारी जैसे मैंने आपको कहा, मैं मार्केट से निकल गया, मतलब और मुझे लोन लेने का कॉन्फिडेंस था, बिकॉज जैसे आपके बहुत सारे आपके एपिसोड्स में, और आप इतना अच्छा मतलब आपने इतना अच्छा एक प्रोग्राम किया और आप अंदर घुसते हो, तो मैंने भी देखा आपके बहुत सारे प्रोग्राम में आप पूछते हो कि फंड रेजिंग के बारे में आप पूछते हो। तो मेरी जो पहली कंपनी थी वो मैंने 16,000 रुपये डाल के शुरू की थी। वो एक मतलब ज़ीरो स्टाफ,
कोई ऑफिस नहीं थी, हम लोग वर्चुअली काम कर रहे थे और फिर क्लाइंट लेके आए, फिर हम लोगों ने ऑफिस डाली। और ये बात है 2007-8 की? 8 की। 8 में ज़्यादा होते थे 16,000 रुपये। हाँ, मतलब ये भी नहीं था कि जब आज के 16,000 है वो नहीं थे। हाँ, तो आज के आप पकड़ सकते हो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए पकड़ो वैसे। हाँ, तो मतलब सपोज लाख रुपए आज के तभी डाले थे। ये टाइम पे 2015 में जब ये हम लोगों ने शबैंग को शुरू किया, और मेरी ऑलरेडी मार्केट में एक स्टैंडिंग थी बिकॉज मेरे पास बड़े कस्टमर ऑलरेडी थे। तो अब वो कस्टमर्स अपने पास लेके आए थे शबैंग पे? नहीं, फिर वो मतलब 3-4 साल के बाद आए, बिकॉज वो मैंने उनके इमीडिएटली नहीं लाया। मेरे पहले बड़े कस्टमर थे गोदरेज, और दूसरे बड़े कस्टमर थे फिनोलेक्स पाइप्स, और फिर बिजनेस बढ़ता गया। मतलब गोदरेज तो इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत सारे ब्रांड्स है, कस्टमर्स है। और फिर ये लोढ़ा वाले आए, और फिर वो ग्रो होता गया। बट मैं ऑलरेडी मार्केट में था और मेरी मार्केट में ऑलरेडी स्टैंडिंग थी, तो मेरे पास फिर हिम्मत हुई कि मैं लोन ले सकूं। करीबन 4 करोड़ का लोन लिया मैंने। एग्जिट किया था, वहां से भी पैसा आया था कुछ? हाँ, वो भी पैसे डाले, और मतलब कुल मिला के 4 करोड़ रुपए डाली ये कंपनी में। ठीक है। थोड़ा लोन, थोड़ा खुद के पैसे, बट मैंने सब पैसे दाव पे लगा दिए क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं एक स्ट्रॉन्ग सर्विस बिल्ड कर सकूंगा। लेकिन मैं ऐसे एडवाइस नहीं करूंगा किसी को कि इतना बड़ा लोन लेना चाहिए अनलेस आपके पास कॉन्फिडेंस हो कि आपका पैसा कैसे आ जाए। क्योंकि मतलब मैंने बिजनेस प्लान में लिखा था, मैं मतलब एक काफ़ी डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए, मैंने बिजनेस प्लान में लिखा था कि फर्स्ट ईयर में 1 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल लॉस होने वाला है, और सेकेंड ईयर मिड में से पैसे रिटर्न होने आ जाएंगे, और फिर अभी तो सब लोन पे कर दिए, बट पेपर में लिखना 1 करोड़ रुपए का लॉस और सच में 1 करोड़ रुपए का लॉस होना ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हुए थे मुझे कि अरे मतलब मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, व्हाट इफ़ ये फेल हो गया, व्हाट इफ़ बराबर नहीं हुआ, तो मतलब वो एक मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है। बट हम लोग ने जो पैसे डाले वो रिकवर कर दिए। तो जो पैसे लिए थे उसके ऊपर कुछ रखा था कोलेटरल? अनसिक्योर्ड रखा था, लेकिन उसका इंटरेस्ट थोड़ा हाई था। मतलब हम लोग 3 प्रमोटर है शबैंग में भी, तो हम लोग ने अलग अलग लोन लेके आए, इंटरेस्ट जो भरा वो भरा, और हम लोग ने मतलब, और थोड़ा पैसा तो हमारा ऑलरेडी सेविंग का भी था। तो सपोज आप पकड़ो कि 4 करोड़ में से आप पकड़ो कि 1.5 करोड़ हम लोग ने खुद का डाला, और दूसरा है जो लोन पे लिया, और वो लोन को फिर रिटर्न कर, और 15% रिटर्न ऑलमोस्ट लोन। अनसिक्योर्ड लोन आपको उतने में ही आएगा, मतलब 15% पे आएगा, 16% पे आएगा। फिर आपका टर्नओवर इंक्रीज हो जाए तो अनसिक्योर्ड लोन आपको आने लगता है 11%, 12%, बट मतलब मेन लोन तो 15% आ गया। फिर वो पैसे कैसे फास्ट रिटर्न कर सकते हो आप, उस पर फोकस था। बट एक वर्क प्लेस बिल्ड करना ज़रूरी था, जो एक हाई क्वालिटी वर्क प्लेस हो, जो टॉप ब्रांड्स को कह सके कि भाई हम लोग भी मार्केट में खड़े हैं और आप आ जाइए, आपके टफेस्ट प्रॉब्लम्स हमें दे दीजिए। डे 1 पे हमारे 40 लोग थे, एक भी कस्टमर नहीं था, लेकिन 40 लोग खड़े थे। क्या क्या टीम किस डायरेक्शन के अंदर थी? डिज़ाइन की टीम थी, राइटिंग की टीम थी, स्ट्रैटेजी की टीम थी, बिजनेस डेवलपमेंट की टीम थी, मीडिया बाइंग की टीम थी, ह्यूमन रिसोर्सेज की टीम थी। अच्छा, HR भी स्टार्टिंग में था? हाँ, बिकॉज 40 लोगों को खड़े करने के लिए मेरी फर्स्ट हायर थी मेरी HR हेड। बिकॉज अगर आपको एक हाई क्वालिटी टैलेंट अट्रैक्ट करना हो तो आपका HR मेन स्ट्रांग होना चाहिए ना। तो पहले तो उनकी सैलरी जा रही थी, रेंट हो रहा था, करेक्ट। तो कोवर्किंग था या फिर पूरा सेटअप भी खुद किया था? एक रेंटल स्पेस लिया था हम लोगों ने। ठीक, फिर पूरा सेटअप खुद किया था? पूरा सेटअप खुद किया था। वो कॉस्ट लग गई? तो वो मतलब सर्विस बिजनेस में वो एक मेन कैपेक्स है जो आपको प्लेस बनाने का कैपेक्स होता है, सिस्टम दिलाने का, लैपटॉप। तभी तो वो कोवर्किंग का जमाना नहीं था। तो आज मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपको वो कैपेक्स ना करना हो, आप कोवर्किंग में सीधा घुस सकते हो, क्योंकि कोवर्किंग में भी अच्छा माहौल बना के दे सकते हैं। बट आई थिंक फिजिकल स्पेस, और जो लोग बात करते हैं ना कल्चर की, जैसे नेटफ्लिक्स वाले की बुक है नो रूल्स, जो उनकी कल्चर के बारे में, जैसे हम लोग अकेडमी के बारे में बात करें, वो भी एक कल्चर है कि लोगों को मैं कैसे एनरिच कर सकूं, मैं कैसे ऐड कर सकूं उनकी लाइफ में। जब भी लोग हमारे शबैंग में आते हो तो हम उसे एक पोटली देते, तो पोटली में एक होता है एक इरेजर, ताकि वी राइट कि यू हैव अ इरेजर, ताकि आपकी कोई भी गलती हो ना तो आप मिटा सकते हो। एक कॉइन होता है छोटा सा, ताकि आपको ऐसा कभी भी फील ना हो कि आप
पैसे की बिना रहे, एक पेपर क्लिप रहता है ताकि वी से वील हेल्प यू टू गेट योर शिट टुगेदर, यू नो, देन सो वो पोटली में काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है, तो वो भी एक वार्मथ होता है वर्क प्लेस का कि हाँ मुझे मैं ये वर्क प्लेस के साथ जुड़ना चाहता हूँ। और आप लोगों को कितना फास्ट ग्रोथ दिला सकते हो, आप कितना ग्रो नहीं कर सकते हो लेकिन आप लोगों को कितना फास्ट ग्रोथ दिला सकते हो, उसके ऊपर आई थिंक कंपनी बनती है या नहीं बनती है। तो हमारा फोकस ऑलवेज रहा है कि हम लोगों को कैसे ग्रोथ दिला सकते हैं, कस्टमर्स को कैसे ग्रोथ दिला सकते हैं, और उसके एज अ बाय प्रोडक्ट हम लोग ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, अपने को फाउंडर्स के बारे में बताओगे? तो मेरे 2 को फाउंडर्स हैं, एक है मेरे छोटे भाई सोहेल कारिया, और वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो हमारा टेक्नोलॉजी वर्टिकल और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन वर्टिकल चलाते हैं। और दूसरे को फाउंडर है अक्षय गुरनानी, वो मेरे स्कूल के मतलब जूनियर है, फ्रेंड है, और वो मार्केटिंग ऑपरेशंस, सोशल ऑपरेशंस, डिजिटल ऑपरेशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो जो हमारा क्रिएटिव बिजनेस है, क्रिएटिव बिजनेस वो चलाते हैं, सोहेल चलाते हैं बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल और टेक्नोलॉजी बिजनेस, और हमारे बहुत सारे और भी लीडर्स हैं जो, तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, मतलब हम लोग चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नॉट एज इफ वी आर द ओनर बट एज इफ वी आर द एम्प्लॉई ऑफ द फर्म। सो वी हैव द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑल्सो, ईच पर्सनस रोल्स क्लियरली डिफाइंड, और हम लोग बैठे यहाँ क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए। तो जो क्लाइंट का बिजनेस जीतेगा तो हम जीतेंगे। ठीक, उसके बाद कुछ पैसों की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, अभी सब ग्रोथ ऑर्गेनिक है, और अभी जो हम इंडिया आउट एक्सपेंशन करेंगे, और ये जो कैनवा का पॉइंट जो आपने उठाया था ना, हम लोग अभी हम बहुत अर्ली स्टेज में है कि हम लोग एक SMEs के लिए एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कैसे डेवलप करें जो सर्विस हो विदाउट पीपल इंटरेक्शन। मतलब ये जो सब मैंने कहा, टेस्टिंग, कॉन्सेप्ट क्रिएशन, स्ट्रैटेजी मॉडलिंग, उसको कैसे हम AI के थ्रू ऑटोमेट कर सके बहुत सारे बिजनेसेस के लिए, और एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड, जो कैनवा मंथली सब्सक्रिप्शन 600 रुपये लेते हैं कैनवा में, मैं एनुअल लेता हूँ। हाँ, तो मतलब एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस कैसे कर सके कि अगर मैं एक स्पाइसेस ट्रेडर हूँ, या मुझे एक स्पाइसेस ब्रांड बनाना है मध्य प्रदेश में, तो मुझे डेटाबेसेस में से रियल टाइम डेटा मिले कि लोग कितना सर्च कर रहे हैं, टीवी ऐड पे कितना लोग खर्च कर रहे हैं, मार्केट में रेट क्या चल रहा है, तो वो सब डेटाबेस बना के एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन बेस हम लोग सोच रहे थे। अगर वो बनाना हो, पीछे डेटाबेस अपडेट भी करना पड़ेगा, जैसे मीडिया बाइंग है, टीवी एड्स का, हाँ टीवी एड्स है, वो तो फिर मैनुअल है थोड़ा सा। टीवी एड्स में भी जैसे बार्क का जो, अगर आप बार्क का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके साथ आप हमेशा डेटाबेस के साथ टॉक कर सकते हो, मतलब आप APIs के साथ वो टॉक कर सकते हो, लेकिन मतलब वो सब, वो अगर वो बनाना है हमें तो हमें थोड़ा पैसा रेज करना पड़ेगा। तो मतलब अभी अर्ली स्टेज में वहाँ के लिए, कब तक आएगा? आई थिंक एटलीस्ट 2 साल लगेंगे उसको। मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बन सकता है अगर अच्छी तरह से बना तो। मतलब वो डायरेक्शन में हम जा रहे हैं कि हम लोग अगर, क्योंकि अभी हमारी जो सर्विसेज है, जैसे मैंने कहा, हम लोग लार्ज कंपनीज को केटर करते हैं, तो हम लार्ज कंपनीज को केटर करने का थिंकिंग SMEs के लिए कैसे लेके आ सकते हैं एक प्रोडक्ट में, वो हमारा मतलब एक एक्सपेंशन रूट है। और दूसरा एक्सपेंशन रूट है कि अभी हम लोग मुंबई में है, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, इंडिया के 3 सेंटर्स है जहाँ से हम टैलेंट पुल कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट गोल है हम लंदन में खोले, न्यूयॉर्क में खोले, न्यूजीलैंड में खोले, ऑस्ट्रेलिया में खोले, साउथ ईस्ट एशिया में खोले। तो वो एक्सपेंशन फंड करने के लिए शायद हमें थोड़े फंड्स रेज करने पड़े, और हम सोच रहे कि वो एक्सपेंशन के लिए हम लोग, मतलब टचवुड सब कुछ ठीक गया तो हम लोग एक SME एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे, और वहाँ से थोड़ा, मतलब लेट्स से 5% लिक्विडेट करेंगे, 7% लिक्विडेट करेंगे, जो उससे फंड्स आए उससे हम एक्सपेंशन फ्यूल कर सकते हैं। ठीक है, और एक और प्रोडक्ट आपका आ रहा है लेवल। हाँ, वो क्या है? वो अलग प्रोडक्ट है, मतलब वो शबैंग से अलग है, वो मेरी दूसरी कंपनी है जो मैं चला रहा हूँ, और हम उसे कह रहे हैं, मतलब मेरे भाई रणवीर के साथ मैं बना रहा हूँ वो प्रोडक्ट, और उसे हम कह रहे हैं लेवल इज गेम ऑफ ग्रोथ। तो बेसिकली पर्सनल ग्रोथ में आपको क्या क्या चाहिए पर्सनल ग्रोथ में? टाइम पे उठना, मेडिटेशन करना, वर्कआउट करना, आपके मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखना, अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट करना। तो हम ये सब चीज़ें जो लोग बोरिंग समझते हैं
उसको हम एक गेम फॉर्म में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लेके आ रहे हैं। तो हम प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एक गेम को कन्वर्ट कर, और ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे होगा, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे होगा। स्टार्टिंग में फ्री होगा 2-3 महीने के लिए, उसके बाद हाँ, स्टार्टिंग में मतलब सम पार्ट्स ऑफ इट विल बी फ्री, और फिर काफ़ी अच्छे मेडिटेशन हम लोग ने 100+ अलग अलग मेडिटेशंस बनाए हैं फ्रॉम ट्रेनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अलग अलग जर्मनी से ट्रेनर्स है, योगा के लिए, HIIT के लिए, मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए, जर्मनी, इटली, स्पेन, सब अलग अलग जगह से, ऑफकोर्स इंडिया से भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं। तो सब लोग का कंटेंट हम लोग ने एक तरीके से ऐप में डाला है, और मेडिटेशंस है, वर्कआउट्स है। मतलब AI है इसके अंदर, AI रिकमेंड कर रहा है? मतलब आई थिंक फंडामेंटल ऑफ AI क्या है कि AI नीड्स अ इंस्ट्रक्शनल डेटा टू एग्जिस्ट। तो एक बेस डेटा होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको AI प्रोडक्ट बनाना है। तो पहले हम मतलब कोई भी AI प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो पहले थोड़ा एक मैनुअल होना होगा, उसके बाद तभी मैंने कहा कि पहले फ्री में निकालोगे क्या, इसलिए मैं पूछ रहा था। हमारा जो बीटा है वो फ्री में निकलेगा, हमारा जो MVP है वो फ्री में निकलेगा। अभी काफ़ी आगे बढ़ गए तो उस पर, और मज़ा आ रहा है। मतलब कब तक आएगा प्रोडक्ट? हम लोग टारगेट करें Feb-March 2022। ठीक है। MVP जो बीटा टेस्टिंग के लिए आएगा, जैन तक आ जाना चाहिए, वो दिसंबर जैन तक। कहाँ पे होगा MVP टेस्टिंग? आप आई मीन level.game पे है हमारी वेबसाइट, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्म रखा है, जिनको टेस्टिंग में दिलचस्पी हो वो हमें लिख सकते हैं। और हमारा level.game इंस्टाग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम है, बियर बाइसेप्स इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन रिलीज करते रहेंगे। तो अगर किसी को करना है तो कर सकता है बीटा टेस्टिंग के लिए। क्योंकि मेरे को पर्सनली लगता है, मैंने भी एक सीरीज शुरू करी थी बिल्ड इन पब्लिक, जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जब ऑडियंस से डेटा आया बहुत सारा। तो मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, रणवीर को आप कह सकते हो कि वो भी ऐसा कुछ करे ऑडियंस के साथ, क्योंकि आपको इनिशियली डेटा चाहिए AI के लिए। तभी मैंने पूछा था फ्री के लिए ना, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं आएगा तब तक उसको कुछ। हमारा एक 100 टेस्टर्स का ग्रुप बन गया है, ठीक है, हार्डकोर टेस्टर्स, जो मतलब जो जेन्युइनली प्रोडक्ट के लिए केयर करते हैं। तो उनके हाथ में ऑलरेडी प्रोडक्ट है, और उनसे हम फीडबैक ले रहे हैं, फिर उसको पक्का करके हम लोग और एक ओपन MVP बना देंगे, उसके बाद लॉन्च करेंगे। क्योंकि जैसे आपने अभी रिग्रेशन मॉडल बताया ना, कि अलग अलग फेसबुक भी है, टीवी भी है, रेडियो भी है, ये भी है, ऐसे ही ऑडियंस भी अलग अलग है। करेक्ट। तो आपको अनुभव भी नहीं होगा, और आप महसूस भी नहीं कर पाओगे अलग अलग जो क्या फीडबैक आ रहा है। ऐसे ही फीडबैक्स आएंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मुझे तो बहुत मजा आया इस चीज़। और ये भी हम एक ग्लोबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें मेन जो चैलेंज रहेगा कि US में कैसे बेच सके, UK में कैसे बेच सके। बहुत कम इंडियन कंपनीज है वो बेच सकते। जैसे काम है, आपने प्रोडक्ट देखा होगा, काम और हेडस्पेस, हम उनसे हेड टू हेड कम्पीट करेंगे, बिकॉज और काम का वैल्यूएशन ऑलरेडी $2.5 बिलियन है, $2.5 बिलियन प्लस, और हेडस्पेस का भी एक बहुत अच्छा वैल्यूएशन है। जब सब बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज काम और हेडस्पेस का सब्सक्रिप्शन लेती है, तो वो मार्केट भी हमें अटैक करना है। और मतलब लेट्स से, और फंडिंग का क्या सीन है, अभी लिए? फिलहाल तो नहीं, बट हम फंड रेजिंग राउंड के बीच में अभी तो 3-4 सुपर एंजल्स ने ऑलरेडी एक कमिटमेंट दे दिया है। ठीक है। फिर लार्ज VC फंड से बात हो रही है हमें। मतलब एक अगर इंटरनेशनल प्रोडक्ट डे 0 से बनाना हो तो अभी क्या वैल्यूएशन मानी जा रही है MVP की? अभी आप पकड़ो तो मतलब वो सब हवे की बात है। तो आई थिंक उसमें जाना मतलब बहुत सारे लोगों का MVP है। अगर मुझे आपको काम की बात बतानी है ना, तो मैं आपको काम की बात बता दूं जो मैंने सीखा है। वैल्यूएशन तो छोड़ो एक सेकंड के लिए, बट अगर आपको बड़ा पैसा रेज करना हो ना, तो वो भी एक गेम के तरीके का एक प्रोसेस है। स्टेप 1, आप बहुत सारे सुपर एंजल्स को आपके प्रोडक्ट में कमिटमेंट, फिर आपस में लड़वा, आपस में मत लड़वा, सबको स्टेक दो। जैसे बड़े नाम, जैसे अगर आपका स्पेस हो होटल्स, तो आप रितेश अग्रवाल को एक सुपर एंजल बनाओ, या दीप कालरा को सुपर एंजल बनाओ, या जो भी कोई वो स्पेस में बड़ा हो उसे सुपर एंजल बनाओ। उसे कुछ इक्विटी कमिट मत कीजिए, सिर्फ उनसे कमिटमेंट लीजिए कि हाँ जो प्राइस पे इक्विटी सेट होगी मैं आऊँगा। तो एक स्टेप 1 है। स्टेप 2, माइक्रो VC के पास जाना। तो सुपर एंजल के बाद आता है माइक्रो VC, मतलब जो सबसे बड़े VC भी नहीं है, मिडिल लेयर VC। सबसे बड़े VC आप पकड़ोगे सिक्वाया, नेक्सस, वो स्टेज 3 पे होते हैं, बट स्टेज 2 पे वो माइक्रो VC ऑलमोस्ट बड़े VC के लिए एक फीडर VC जैसा होता है। माइक्रो VC क्या देखता है, भाई सुपर एंजल ने इसको बैक किया,
5-6 सुपर एंजल ने इसको बैक किया है, उसका मतलब इसमें कुछ तो होगा। फिर वो एवेल्युएट करता मॉडल को, फाइनेंशियल मॉडल को, प्रोडक्ट को, क्वालिटी को, फाउंडर को। मतलब आपके पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी बात किया, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, पर वो एवेल्युएट करता है। उसके बाद जब ही उसने कमिटमेंट दी कि चल मैं 5 करोड़ रुपए का राउंड दूंगा तुझे, उससे भी नहीं कमिट करना है कि तुझे 5 करोड़ रुपए के लिए कितनी इक्विटी मिलेगी। उसके बाद जाके उसको उससे सिर्फ कमिटमेंट लेना है कि हाँ तू 5 करोड़ देने को तैयार है अप टू। सुपर एंजल सपोज पर सुपर एंजल 10 लाख देने को तैयार है अप टू, तो आपके पास 10 सुपर एंजल हो गए 1 करोड़ रुपए। इसने 5 करोड़ देने का मतलब एक कमिटमेंट दिया तो 6 करोड़ रुपए हो गए। फिर आप जाओगे सुपर वीसी के पास और सुपर वीसी को समझाओगे देखिए ये हमारा बिजनेस प्लान है, ये हमारा मॉडल है, माइक्रो वीसी इतना देने को तैयार है, सुपर एंजल्स ये सब है, आप बोलो आप कितना देने को तैयार हो। तो सुपर वीसी कहेगा कि भाई मैं तो 10% से कम लूंगा ही नहीं, मतलब उसको 10% मिनिमम चाहिए। तो फिर वो बोलेगा कि मैं तुझे 10% दूंगा, मैं तेरे 10% लूंगा, सपोज मैं तुझे दूंगा 5 करोड़ रुपए 10% के लिए, तो मतलब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 50 करोड़। फिर आप जाके डिसाइड करो कि आपको 10 के ऊपर और कितने डाइल्यूट करने हैं, 2%, 3%, 5%, और वो फिर वो वैल्यूएशन के हिसाब से आप ये दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, सुपर एंजल और मतलब ये जो माइक्रो वीसी। तो वैसे मतलब आई थिंक वैल्यूएशन का गेम चलता है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गेम, इट्स अ कॉन्फिडेंस गेम ना, कि पहले इंडस्ट्री के जो स्टॉलवर्ड्स है उससे कॉन्फिडेंस लो, जो पैसे डालेंगे माइक्रो वीसी से उससे कॉन्फिडेंस लो, फिर सुपर वीसी आएगा, प्राइस करेगा, और फिर वो जो मेन 10% लेके जाएगा और दूसरों को फिर थोड़ा थोड़ा देके आप फिर वो कैपिटल को रोटेट कीजिए। मतलब ये अब तक मैंने इतना समझा है, और जो मैं समझता हूँ कि यही एक सही तरीका है इसको रेज करने का। और ऑफ कोर्स कोई भी आपको पैसा नहीं देगा अगर आपके प्रोडक्ट में डेप्थ ना हो या एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी है, तो वो मेहनत का काम है। तो हम आ रहे हैं अपने फेवरेट रैपिड फायर राउंड के ऊपर। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है हमारी ऑडियंस के अंदर, उनको लगता है कि इससे आपका माइंडसेट पता लगता है। बहुत इजी रहेंगे क्वेश्चंस, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आपको एक आंसर चुनना है ताकि टू द पॉइंट रहे। और रैपिड फायर मतलब रैपिड फायर है। एंड्रॉइड और iOS, एंड्रॉइड, फंडिंग और बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप, एंजल और वेंचर, वेंचर, डेट और इक्विटी। डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, बट टफ है ना क्वेश्चन? डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। इफ इट्स सर्विस बिजनेस हो तो डेट, और प्रोडक्ट बिजनेस हो तो इक्विटी। फैमिली और बिजनेस? आई थिंक कन्वेंशनल आंसर फैमिली, बट आई से बिजनेस। फेम और मनी? मनी। लव और अरेंज मैरिज की बात? लव। कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन? कस्टमाइजेशन। डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल मार्केट, मतलब आपको अपने बिजनेस को ओनली इंटरनेशनल करना है या फिर ओनली डोमेस्टिक करना है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मैं समझाता हूँ इसके लिए क्यों भी। आपने कहा है रैपिड फायर में ज़्यादा समझा नहीं सकता हूँ, बट अगर आप इंडिया जैसी मार्केट में सक्सीड कर सकते हो ना, तो आप कहाँ पे भी सक्सीड कर सकते हो। वेज और नॉन वेज? वेज। B2B और B2C? B2B। प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी? बोथ आइडियली, बट प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री में हो तो स्केल भी कर सकते हो और प्रॉफिट भी ले सकते हो। बट प्रॉफिटेबिलिटी, आई मीन प्रॉफिटेबिलिटी ओवर, यू कांट बाय स्केल। आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी। लार्ज टीम और स्मॉल टीम? लास्टिंग, 100% लास्टिंग, 200% लास्टिंग। ओनिंग और रेंटिंग? रेंटिंग। आपका अपना खुद का घर है? नहीं। अभी तक रेंट पे? घर वाले कैसे मानते हैं? एक्चुअली वो मुझे घर वालों से ही सीखने मिला है। हम आपकी बताओगे घर की बैकग्राउंड बताओगे, क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? मेरे फादर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब उनका क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मेरी माँ है एक जो डॉक्टर है, वो एक चैरिटेबल क्लिनिक चलाती है, करीबन 300 लोगों को दिन में दवाइयाँ देती है जो अफोर्ड नहीं कर पाते। और मेरे पिताजी चार्टर्ड अकाउंटर है और वो उनके इन्वेस्टमेंट संभालते हैं। और हमारे घर में पहले से ही एक वैसे एक माहौल बन गया था कि आप घर को बाय नहीं करना चाहिए और रेंट करना चाहिए, क्योंकि जो रेंट की जो यील्ड है, मतलब आप तो वो आपने काफ़ी वीडियो बनाए उसके बारे में, बट रेंटल की जो यील्ड है, अगर वो पैसा आपने जो कहीं और इन्वेस्ट किया तो आपका जो ग्रोथ होराइजन है वो काफ़ी बेटर रहेगा। पर आपका तो दिक्कत नहीं है, हमको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, बहुत सारे लोगों को भी आती है, घर वालों को मनाना। घर वाले कहते हैं बेटा घर ले लो, ये ले लो, कल को बुरे दिन आएंगे तो जरूरत पड़ेगी। तो इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए? अगर आपको कॉन्फिडेंस हो कि
आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम बंद नहीं होने वाली है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप सादगी से जी सकते हो, तो मतलब तो बस और कुछ है नहीं। मैंने अभी फिलहाल मेरी गाड़ी रख दी है साइड पे, गाड़ी चलाता नहीं हूँ 3 साल से। 3 साल से जो ऑफिस जाता हूँ साइकिल पे जा रहा हूँ। अच्छा, मज़ा आ रहा है। इलेक्ट्रिक है वो वाली है? पेडल वाली है, वो फोल्डिंग साइकिल है, ताकि अगर मुझे उबर बुलानी हो, कितना दूर जाना हो, तो साइकिल बंद करके उबर के डिक्की में डाल के तो ये गुड है, मेरे जैसे लोगों को करना पड़ेगा। आउटसाइड फूड या होममेड? होम फूड। बाहर का फेवरेट खाना? पिज्ज़ा। अच्छा, कौन सा, कहाँ का? आई वुड से टॉप इज रेस पिज़्ज़ेरिया इन बैंड्रा इन मुंबई। फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ टॉट? आई थिंक अर्ली डेज में फॉर्मल एजुकेशन, बिकॉज वो आपकी कॉन्सेप्ट्स फिक्स हो गए ना एक बार दिमाग में, तो फिर आप सेल्फ टॉट हो सकते हो। हाँ, बेसिकली नींव तैयार, यू नीड टू लर्न। एक नींव तैयार हो जाए सॉलिड वाली, हाँ, तभी उसके ऊपर स्ट्रक्चर तैयार हो पाएगा। परफेक्ट हॉलीडे की डेफिनेशन क्या है? परफेक्ट हॉलीडे, मैं एक्चुअली 2019 में एक परफेक्ट हॉलीडे करके आया था, स्वीडन गया था मैं। वहाँ पे एक ग्रुप है उनका, फाउंडर्स अलायंस। तो अलग अलग कंपनी के फाउंडर्स है जो एक अम्ब्रेला के अंडर रजिस्टर हुए, कॉल्ड फाउंडर्स अलायंस। तो मैं 7 दिन में करीबन 90 फाउंडर्स के साथ मिलके आया। हम लोग जाते थे शाम को 10 फाउंडर्स रन के लिए, फिर किसी के घर पे जाके कुछ बारबेक्यू किया, किसी के घर, फिर एक फाउंडर की एक बोट थी, यॉट थी, उसमें हम 10 लोग गए। तो बहुत क्लोज तरीके से बात हुई। फिर एक किसी के ऑफिस में कुछ इवेंट था, तो वहाँ पे फाउंडर्स को मिलके आया, फिर वहाँ से मिलके किसी के ऑफिस में चले गया, फिर मैं दूसरे सिटी में गया। और मतलब आप कल्चर देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, लोगों को एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो। मतलब आई थिंक दैट्स द आइडियल हॉलीडे, माइंड को ब्लो द माइंड। हाँ, नहीं, मेरे को समझ में आ रहा है, मैं फील कर पा रहा हूँ कि क्या, मैं तो एक फाउंडर अनफिल्टर्ड करता हूँ, आप तो इतने सारे करके आ गए। और कल्चर अलग, मतलब अभी क्या है, अभी हम इंडियन कल्चर देख रहे हैं, तो एक प्रोस्पेक्टिव, एक डायरेक्शनल मिल रहा है। और जो आप कह रहे हो वहाँ पे शायद ग्लोबली हर जगह के आए होंगे, तो एक अलग ही दिमाग खुल रहा होगा। हाँ, नहीं मतलब मुझे इंडियन कल्चर भी देखने में बहुत मज़ा आता है। मतलब ऑलमोस्ट एवरी 45 डेज़ में 2 दिन निकाल देता हूँ कोई गांव खेड़े में जाकर। और मुझे खेती में बहुत पसंद है। तो वो किसान कैसे खेती कर रहा है, कैसे उसको रिटर्न लेके आ रहा है, कैसे मेहनत कर रहा है, और मतलब सीड्स के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में, प्राइसिंग के बारे में। और क्योंकि आई थिंक वो एक अपने देश का एक पार्ट है जहाँ पे 50+% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज विथ ओनली 31% GDP कमिंग। सो प्रोडक्टिविटी गैप है वहाँ पे भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और होगा, क्योंकि वहाँ पे जो गैप रिड्यूस करना है ना, मुझे पता है कि मेरा एक नेक्स्ट बिजनेस होगा एग्रीटेक में, फॉर श्योर। मैं भी वही बोलने वाला था, क्या फ्यूचर एग्रीटेक में है क्या? हाँ, ज़रूर। बेस्ट फूड एवर, अभी ये बात नहीं चल रही वहाँ की, पूरी दुनिया में कहीं पे भी बेस्ट खाया हो, घर का नाम नहीं लेना है कि घर के हाथ का ये वो। बेस्ट फूड एवर, मतलब मान लो कि मैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी जा सकता हूँ, पर मैं एक ही खाना खा सकता हूँ। हाँ। और वो कौन सा आप रिकमेंड करोगे? एक मतलब थोड़ा सच में बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र के गांव में ना एक पिटला मिलता है। मतलब वो एक उनके गांव की स्पेशलिटी होती है, पिटला। होता क्या है, किस चीज़ से बनता है? चने जो होते हैं, चने को पीस के वो पिटला बनता है, और उसमें अच्छा गार्लिक डाल के एक बहुत अच्छी डेलिकेसी होती है। और उनकी एक भाकरी होती है, भाकरी पिटला आप खाओगे ना, बहुत अच्छी, मतलब वो टेस्ट आपको वो छूटेगा नहीं आपको बहुत इजीली। और फिर उनकी चटनी होती है, एक लहसुन की चटनी। भूख लग रही है। ठीक है, बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया राइट नाउ आपके हिसाब से? बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया आई वुड से ज़ीरोधा। फेवरेट मूवी? द डार्क नाइट। मॉर्निंग पर्सन नाइट आउल? 5 AM। टॉप 5 बुक्स? टॉप 5 बुक्स, नंबर 1 वुड बी शू डॉग बाय फिल नाइट। नंबर 2 वुड बी भगवद गीता, सो मेनी लेसन्स टू लर्न। और ट्रांसलेटेड वर्जन नहीं, अब्रिज्ड वर्जन नहीं, आई वुड सजेस्ट वो जो पहले संस्कृत सीखो, मतलब
सीखो नहीं, बट लाइक एक अच्छा ट्रांसलेशन, जो संस्कृत पढ़ो सीखो और मतलब जो जितना भी आप महसूस कर सको करो। तो सेकंड वुड बी भगवद गीता, थर्ड वुड बी राइड ऑफ अ लाइफ टाइम बाय बॉब आइगर, डिज्नी के हेड, बहुत अच्छी बुक थी उनकी। फोर्थ आई थिंक वुड बी Ogilvy on advertising, because I am in advertising. मैं यही पूछने वाला था कि कोई एडवर्टाइजिंग भी बता दो। Ogilvy on advertising is an amazing book. और fifth I would put autobiography of a yogi, परमहंस योगानंद जी। तो मतलब आपका मेडिटेशन वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है? हाँ। डेली करते हो? ठीक है। डेस्टिनी बिलीवर हो फिर फ्री चॉइस? फ्री चॉइस। कुछ हमारे पुराणों में तो ये लिखा हुआ है, जो है वही है। हाँ। आप कुछ नहीं कर सकते एक तरह से, ऐसा कुछ बोला गया है। वो एक इंटरप्रिटेशन पे, आई थिंक इनफ वो भी कहा गया है कि यू मेक योर ओन डेस्टिनी। और अगर आप मतलब एक्चुअली पुराणों में जो एक चीज़ लिखा है ना, जो अपना हमारा जो कर्म है, कर्म इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ नॉट परमानेंट। तो आप कर्म को रिफाइन कर करके आपकी डेस्टिनी बना सकते हो, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है। आपकी हॉबी क्या है? म्यूज़िक। गाते हो, डांस करते हो? मेरे 2 गाने हैं। आपके पॉडकास्ट पे आए हो तो मैं शेमलेस सेल्फ प्रमोशन करता हूँ। गा दो एक कोरस है, मैं वो गाता हूँ। रास्ते में आएगी बहुत रुकावट, लोग कहेंगे तू है बनावट। रास्ते में आएगी बहुत रुकावट, लोग कहेंगे तू है बनावट। खुद की मर्जी का तू मालिक है, खुद की मर्जी का तू मालिक है। जा अपने अंदर खोज वो रोशनी, जा अपने अंदर खोज वो रोशनी, वो जो रोशनी तुझ में है छुपी। जब तू रोशन दुनिया रोशन, तेरे संग सब बोलेंगे उठ जा और उठ जा और उठ जा। बंजारे रास्ता लंबा है तेरा, बंजारे रास्ता लंबा है तेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब उठाया ना मज़ा आ गया। मतलब मैं भी सिंगर हूँ तो इसलिए मैं समझ पा रहा था सब कुछ। आपका म्यूजिक रिलीज है आपके चैनल पे? नहीं, मेरा खुद का कंपोज नहीं है। एक गाना था, बहुत सदियों पहले बनाया था। हाँ। पर अभी काम इतना सारा होता है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अभी आप सुन रिलीज करोगे? पता नहीं कब करूँगा, पता नहीं कब करूँगा। मेरे को अभी तक याद है, मेरे उस टाइम 50,000 हुए थे और मैंने लाइव में सुनाया था वो गाना और मैंने कहा था जल्दी 1 लाख पे निकालूंगा, 1 लाख कर दो। आज 1 मिलियन हो गया, अभी तक नहीं निकाला। पर टाइम नहीं, बेसिकली मेरे को टाइम का कंस्ट्रेंट है। और न म्यूज़िक बनाना नहीं आता मुझे। तो मेरा खुद के लिरिक्स है, मतलब वो बन गया है। मतलब ट्यून आपको पता है? हाँ, मेरे को ट्यून पता है। प्रोड्यूसर दोस्त होगा ना, म्यूजिक प्रोड्यूसर, बात करा पर वो ना जो मुझे फील चाहिए ना, वो नहीं बन पा रही। मैंने 3-4 लोगों से करवाया पर वो नहीं आया। मैंने कहा यार अभी नहीं। अपना टाइम आएगा, जब टाइम आएगा तब करेंगे। तो सबसे पहले थैंक यू। बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप भी कमेंट के अंदर बता दो जिसको जो सीखने के लिए मिला। बेस्ट पार्ट क्या था इस वीडियो का, नीचे कमेंट के अंदर टाइम स्टैम्प के साथ में डाल दो। तो सबसे पहले थैंक यू अगेन। और आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे फाइनली? बेसिकली हमारी ऑडियंस वो है जो कि बिजनेस कर रही है या फिर बिजनेस करने का प्लान कर रही है। आई थिंक एडवाइस तो मतलब मेरी औकात नहीं है अभी तक एडवाइस देने की, बहुत सारा बट मैं आपको कह सकता हूँ कि ओके, एक एडवाइस जो आई थिंक मुझे हेल्प करती है काफ़ी, कि अगर आप किधर भी अटक गए हो ना, अगर आपका विजन आपसे 100 गुना बड़ा है, आपके इस टाइम जो आप हो उससे आपका विजन 100 गुना बड़ा है, और वो आप बढ़े उसके बाद भी आपका विजन 100 गुना बड़ा बनता रहे, मतलब वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है इन्फिनिट कॉन्सेप्ट, मतलब जो चलता रहे। अगर आप विजन को इन्फिनिट रखोगे तो आपने जो भी हासिल किया वो छोटा होगा और आप वो विजन को देख के आगे बढ़ते रहोगे। तो आई थिंक वो मेरी एक मेरा एक वो हैक है